चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आवाज आ रही होगी सभी को ढंग से। ध्यान दीजिएगा, आवाज आ रही होगी सभी को ढंग से। चलो, कल अपन ने लास्ट के अंदर दो क्वेश्चन किए थे। इसके आगे से अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। नई हेडिंग लगाओ आप लोग, प्राचल, जिसको पैरामीटर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसको इंग्लिश के अंदर पैरामीटर कहा जाता है, प्राचल। ठीक है, ढंग से समझना है, एक एक स्टेप को, काम की चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम प्रतिबाधा और प्रवेशिता का जब भी मापन करते हैं तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वोल्टता की और धारा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वोल्टेज में करंट का भाग लगाकर ही प्रतिबाधा ज्ञात की जाती है और करंट में वोल्टेज का भाग लगाकर प्रवेशिता ज्ञात की जाती है। तो हमें प्रतिबाधा और प्रवेशिता का मापन करने के लिए धारा और वोल्टता के मध्य संबंध स्थापित करना होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक बॉक्स लेते हैं, समझते हैं। इसको समझने से पहले अपन 4 टर्मिनल बॉक्स को समझते हैं। ये एक बॉक्स है और ये 2 टर्मिनल इधर की तरफ है और ये 2 टर्मिनल इधर की तरफ है। ये वाले जो 2 टर्मिनल हैं इन्हें नाम देते हैं अपन 1 1, और ये वाले जो 2 टर्मिनल हैं इन्हें नाम देते हैं अपन 2 2। तो ये इनपुट साइड वाले तो टर्मिनल कहलाते हैं निवेशी टर्मिनल, और ये जो आउटपुट साइड वाले टर्मिनल हैं ये कहलाते हैं आप लोगों के निर्गम टर्मिनल। ठीक है, ये हमारे पास में इनपुट के जो 2 टर्मिनल हैं जिनके बीच की जो वोल्टता है ये निवेशी वोल्टता V1 है, और ये आउटपुट के जो 2 टर्मिनल हैं इनके बीच की जो वोल्टता है ये निर्गम वोल्टता V2 है। ये वाली धारा है मेरे पास में निवेशी धारा I1, और ये वाली धारा है मेरे पास में निर्गम धारा I2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये निवेशी धारा है तो इसकी डायरेक्शन अंदर है, सही है, लेकिन ये निर्गम धारा है फिर भी इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ क्यों दिखा रखी है? ये एरो अंदर की तरफ क्यों दिखा रखा है? तो मैं आपको बताऊं, जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं अपन, उन सभी कैलकुलेशन के अंदर अपन I2 क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव लेके चलते हैं। ये होती तो इस तरीके से ही, लेकिन मैंने अगर इसको इनसाइड दिखा रखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं I2 जहां पे भी कैलकुलेशन करूंगा सबके अंदर क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। क्या लूंगा? नेगेटिव करके ही लेके चलूंगा। ये पॉजिटिव है तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गई हमारे पास में? नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में तो अपन पहले भी क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। चलो लिखो इसके अंदर कुछ पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं क्या होते हैं पैरामीटर, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है अपन को। लिखो, प्राचल हेडिंग लगा लेना, इसके अंदर लिखना प्रतिबाधा और प्रवेशिता का मापन करने के लिए, धारा और वोल्टता में संबंध, धारा और वोल्टता में संबंध स्थापित किया जाता है। धारा और वोल्टता में संबंध स्थापित किया जाता है। माना किसी जाल में 4 टर्मिनल उपस्थित हैं, किसी जाल में 4 टर्मिनल उपस्थित हैं जिनमें से 2 निवेशी टर्मिनल, एवं 2 निर्गम टर्मिनल हैं, निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता, निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता निवेशी वोल्टता V1
निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता निवेशी वोल्टता V1 तथा निवेशी धारा I1 है, तथा निवेशी धारा I1 है, तथा निवेशी धारा I1 है, जबकि निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता V2 निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता निर्गम वोल्टता V2 तथा निर्गम धारा I2 है, तथा निर्गम धारा I2 है, तथा निर्गम धारा I2 है। चलेगा, इस डायग्राम को बना लो। चलेगा, हो गया आप लोगों का? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे लिखना, प्राचल 3 प्रकार के होते हैं। प्राचल 3 प्रकार के होते हैं। प्राचल 3 प्रकार के होते हैं। यहां पे अपने ना सेकेंड ईयर में। चलो, पहला लिखो आप जेड प्राचल, दूसरा लिखो आप वाई प्राचल, और तीसरा लिखो आप स्मॉल एच प्राचल। पहला लिखना वाई प्राचल जेड प्राचल, दूसरा लिखना वाई प्राचल, और तीसरा लिखना एच प्राचल। लिख लो, प्राचल 3 प्रकार के होते हैं, जेड प्राचल, वाई प्राचल, और तीसरा लिखना एच प्राचल। ठीक है, लिख लिया? चले आगे। मैं पूरा प्राचल ही समझाऊंगा, एक बार आप लिखो इसे ना, कंप्लीट पैरामीटर की समझाऊंगा। ठीक है, आप एक बार लिखो इसे ना, देखिएगा। अपन टॉपिक की पैरामीटर पढ़ रहे हैं तो अपने 3-4 दिन तक लगातार ये चलेगा, सब समझ में आएगा। ठीक है ना? चलो फिलहाल लिखो आप ना, पूरा ही समझाएंगे अपन। देखिएगा, सुनना, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा जेड प्राचल, और ब्रैकेट के अंदर लिखना खुला परिपथ प्राचल, खुला परिपथ प्राचल। और सुनते चलो भाई सब, 5, 10, 15 मिनट कॉपी बंद कर दो, केवल ढंग से सारा का सारा समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात, जो जेड प्राचल है इसको खुला परिपथ प्राचल भी कहते हैं, और इसका एक नाम होता है प्रतिबाधा प्राचल। एक नाम होता है इसका खुला परिपथ प्राचल, और एक नाम होता है इसका प्रतिबाधा प्राचल। अब आ जाओ बोर्ड पे सारे के सारे। खुले परिपथ का मतलब होता है ओपन टर्मिनल, ये खुला है, ये 2 टर्मिनल हैं, ये 2 टर्मिनल कैसे है? ओपन है। कैसे टर्मिनल है? ओपन है। अगर ये 2 टर्मिनल ओपन है तो करंट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? करंट का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगी, करंट फ्लो ही नहीं होगी। यहाँ पे ये टूटा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनल कैसे है? ओपन है, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट के अंदर करंट का मान कितना होता है? 0।
तो इसका मतलब जेड प्राचल में करंट का मान 0 किया जा सकता है। किसका मान 0 किया जाएगा? करंट का मान 0 किया जाएगा। बड़ी काम की लाइन है, ढंग से कवर करना। जेड प्राचल में करंट 0 कर सकते हैं। अब दूसरी बात, मेरी बात ढंग से सुनो। हमारे पास में एक तो है निवेशी वोल्टता V1, एक है निर्गम वोल्टता V2, एक है निवेशी धारा I1 और एक है निर्गम धारा I2। मेरी बात सुनना, निवेशी वोल्टता V1, निर्गम वोल्टता V2, निवेशी धारा I1, निर्गम धारा I2। अब पावर किसका है? करंट को 0 करने का पावर है हमारे पास में। तो हम 0 किसको करेंगे? करंट को 0 कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको भी 0 कर सकते हैं वही क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको भी 0 कर सकते हैं वही क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब इन चार में से मेरे पास में जो इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है, वो क्या है? करंट स्वतंत्र है, यानी I1 और I2 क्या है? स्वतंत्र है। तो I1 और I2 क्या है मेरे पास में? यहाँ पे स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र। I1 और I2 क्या है? स्वतंत्र है। तो I1 और I2 क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अब क्या बचा मेरे पास में? वोल्टता V1 और V2। तो वोल्टता V1 और V2 को धारा के फलन के रूप में लिख दो। तो यहां पे करंट क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और वोल्टता को धारा के फलन के रूप में अपन ने लिखा है। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। सुनते चलो, अब आ जाओ यहां, देखते जाओ ना, कुछ नहीं उतारना। I1 व I2 स्वतंत्र चर हैं तथा वोल्टता V1 व V2 दो स्वतंत्र चर पर निर्भर है। दो स्वतंत्र चर पर निर्भर है, अतः मेरी बात सुनना, हम जानते हैं जब भी कोई फंक्शन दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है तो उसका क्या लिया जाता है? आंशिक अवकलज लिया जाता है। तो अतः समीकरण 1 व 2 का आंशिक अवकलज लिया जाएगा। देखते जाओ, आंशिक अवकलज लिया जाए। समीकरण 1 का आंशिक अवकलज करेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा। खूब पढ़ा है आंशिक अवकलज तो। dv1 हो जाएगा ये v1 का I1 के रेस्पेक्ट में, तो डेल v1 बटा डेल I1। I1 में चेंज कितना हो जाएगा? di1 हो जाएगा। फिर v1 का I2 के रेस्पेक्ट में, और I2 में चेंज कितना हो जाएगा? di2। समीकरण नंबर देंगे 3, और ऐसे ही इसका भी कर दो पार्शियल, dv2, तो यह आ जाएगा डेल v2 बटा डेल I1। I1 में चेंज कितना हो जाएगा? di1। फिर यह आ जाएगा मेरे पास में डेल v2 बटा डेल I2, और फिर आ जाएगा di2। समीकरण नंबर 4। अब क्या कहूं मैं, सुनो देखो, धारा और वोल्टता में परिवर्तन अल्प को देखते जाओ। यदि धारा व वोल्टता में परिवर्तन अल्प हो, तो जब धारा और वोल्टता में परिवर्तन अल्प हो तो उस कंडीशन के अंदर आप dv1 को v1 से लिख सकते हो, dv2 को आप लिख सकते हो v2 से, अगर ये परिवर्तन बहुत ही अल्प है, और di1 को लिख सकते हो I1 से, और di2 को लिख सकते हो आप I2 से। चलो आ जाओ,
समीकरण 3 व 4 में मान रखने पर, 3 व 4 में मान रखने पर, तो जैसे ही आपने 3 और 4 के अंदर मान रखा तो देखो क्या आएगा, सुनना। देखो इधर dv1 की जगह मैं v1 लिख दूंगा, या एज इट इज उतार दो। इधर di1 की जगह लिखूंगा मैं i1, फिर इधर आ जाएगा मेरे पास में डेल v1 बटा डेल i2, और इसकी जगह लिख दूंगा मैं i2। समीकरण नंबर 5। ऐसे ही सिमिलरली अपन इनकी जगह भी चेंज लिखेंगे, तो इसकी जगह लिख सकते हैं v2, यह आ जाएगा डेल v2 बटा डेल i1, इधर i1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा डेल v2 बटा डेल i2, और ये आ जाएगा i2। समीकरण नंबर 6। अब ध्यान दो, आ जाओ सुनना, यहां ढंग से समझना। सबसे पहले इस वाली टर्म को देखते हैं, डेल v1 बटा डेल i1 को। तो डेल v1 बटा डेल i1, चलो देखो ये भी परिवर्तन ही है, तो इसको भी आप v1 बटा i1 लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। इसको भी मैं ऐसे लिखूं ना v1 बटा i1, तो कोई गलत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, किसका अनुपात है ये, वोल्टता और धारा का अनुपात है। किसका अनुपात है, वोल्टता और धारा का अनुपात है। और आपको पता होना चाहिए वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा होती है। क्या कहलाती है, प्रतिबाधा। अब ये 1-1 है तो आप 1-1 लिख दो यहां पे। दूसरी बात, ये इनपुट का ही वोल्टेज है, इनपुट की ही करंट है, इसलिए प्रतिबाधा भी किसकी होगी, इनपुट की होगी। प्रतिबाधा भी किसकी होगी, इनपुट की होगी। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं निवेशी प्रतिबाधा। किसकी प्रतिबाधा होगी ये, इनपुट की ही प्रतिबाधा होगी, इसलिए लाइन लिख दिया अपन ने निवेशी प्रतिबाधा। अब आओ अगला देखो, ये है डेल v1 बटा डेल i2, तो ये आ गया मेरे पास में डेल v1 बटा डेल i2। v अपॉन i का रेशियो कहलाता है प्रतिबाधा, 1 और 2 तो आप 1-2 लिख दो। अब प्रतिबाधा है तो z से ही रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अब सुनना, देखो इसको याद करने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो यहाँ पे हमारे पास में प्रतिबाधा होती है, ये वाली प्रतिबाधा होती है रिवर्स। रिवर्स को लिखते हैं अपन ZR से, उत्क्रम या पश्य से। तो आपको कैसे देखना है, 2 से 1 में आ रहे हैं अपन, तो 2 से 1 में आ रहे हैं तो अपन क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। 2 से 1 में आ रहे हैं तो अपन क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। याद करने का तरीका है इसको। तो ये है हमारे पास में रिवर्स यानी उत्क्रम। दूसरा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर वोल्टेज किसका है अपने पास में, इनपुट का, और करंट किसकी है मेरे पास में, आउटपुट की, इसलिए वर्ड यूज करते हैं अन्योन। और प्रतिबाधा है तो आप लिख दो यहां पे प्रतिबाधा। क्या लिखोगे, प्रतिबाधा। अगला आ जाओ, इसके अंदर ये वाली टर्म किस बात को इंडिकेट करती है, ये लिखेंगे अपन डेल v2 बटा डेल i1। v अपॉन i का रेशियो z होता है, 2-1 है तो 2-1 लिख दो। अब देखो 1 से 2 में जा रहे हैं अपन, 1 से 2 में जा रहे हैं, इसका मतलब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड को अपन f से लिखते हैं, फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्र। 1-2 का कॉम्बिनेशन है तो अन्योन लिखो, और v अपॉन i का रेशियो है तो प्रतिबाधा है ही। ठीक है, अगला चेक कीजिएगा, सुने सारे के सारे। लास्ट बचा है मेरे पास में डेल v2 बटा डेल i2, तो ये आ गया डेल v2 बटा डेल i2। तो v अपॉन i का रेशियो प्रवेशिता प्रतिबाधा 2-2, और दोनों ही आउटपुट के है ना, तो ZO लिख दो।
तो ये कहलाता है मेरे पास में O का मतलब हो गया निर्गम आउटपुट, और V अपॉन I का रेशियो क्या कहलाता है, प्रतिबाधा यानी निर्गम प्रतिबाधा। ठीक है, तो अपन समीकरण 5 व 6 में मान रख देते हैं। तो समीकरण 5 व 6 में मान रखने पर, तो जैसे ही आप 5 और 6 के अंदर मान रखोगे तो देखो क्या है, ये V1 अपनी जगह है, तो ये V1 अपनी जगह आ गया। फिर है डेल V1 बटा डेल I1, इसकी जगह लिखूंगा मैं Z11। फिर लिखूंगा आगे I1, फिर इसकी जगह लिखूंगा Z12, और इधर लिखूंगा I2। इसको देंगे समीकरण नंबर 7। और V2 बराबर कितना आएगा मेरे पास में, इसकी जगह लिखूंगा Z21। फिर मेरे पास में I1 है तो I1 लिखूंगा। फिर है डेल V2 बटा डेल I2 Z22, और ये ऐसे कैसे I2 है तो I2 मैं यहां लिख लूंगा, इसको दूंगा समीकरण नंबर 8। तो ये जो समीकरण 7 और 8 है ना, समीकरण 7 व 8 है, इसी को क्या कहते हैं अपन, जेड प्राचल समीकरण कहते हैं। समीकरण 7 व 8 जेड प्राचल समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जेड प्राचल समीकरण कहलाते हैं। अभी हमको इन प्राचल के जो इक्वेशन है ना, या ये जो पैरामीटर है, इनको डिफाइन करना बाकी है। फिर इनको डिफाइन करने के बाद में ये जो दो समीकरण बने हैं, इन दोनों समीकरण का यूज करके अपन एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे जेड प्राचल के लिए। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया था कहां से, अपन ने स्टार्ट किया था यहां से, इस जगह से। अभी उतारना नहीं है आप लोगों को, चलो एक बार बता, मैं मैसेज पढ़ता हूं आप लोगों के कमेंट क्या क्या हैं, किस किसने क्या क्या लिखा है। इक्वेशन 3 आएगा, आपने ओनली इक्वेशन लिखा है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। जपनंद गुरुजी लिख लिया, ठीक है। हाँ जी, लिखो इसके अंदर जेड प्राचल खुला परिपथ प्राचल, इसके अंदर लिखना, लिखो, लिखना जेड प्राचल खुले परिपथ प्राचल के अंदर लिखो, लिखो। माना किसी जाल में 4 टर्मिनल उपस्थित हैं, माना किसी जाल में 4 टर्मिनल उपस्थित हैं, जिनमें से 2 निवेशी टर्मिनल, जिनमें से 2 निवेशी टर्मिनल एवं 2 निर्गम टर्मिनल हैं, एवं 2 निर्गम टर्मिनल हैं। निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता, निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता V1, निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता V1 वह धारा I1 है, वह निवेशी धारा I1 है। निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता V1 वह निवेशी धारा I1 है, जबकि निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता, जबकि निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता, निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता, निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता V2 वह निर्गम धारा I2 है। निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता V2 वह निर्गम धारा I2 है, वह निर्गम धारा I2 है। इस अवस्था में
इस अवस्था में खुले परिपथ के लिए आवश्यक है कि खुले परिपथ के लिए आवश्यक है कि धारा का मान शून्य हो, धारा का मान शून्य हो। इस अवस्था में खुले परिपथ के लिए आवश्यक है कि इस अवस्था में खुले परिपथ के लिए आवश्यक है कि धारा का मान शून्य हो, धारा का मान शून्य हो। लाइन चेंज करके लिखना, यहां वोल्टता को धारा के फलन के रूप में लिखा जाता है। यहां वोल्टता को धारा के फलन के रूप में लिखा जाता है। वोल्टता को धारा के फलन के रूप में लिखा जाता है। अब आपको यहां से स्टार्ट करके लास्ट तक काम क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलेगा, इसे कंप्लीट करना स्टार्ट करो। जैसे ये कंप्लीट हो जाए मुझे बोल देना कि वो चेंज कर लो, ठीक है। और ये शायद मैं बैकग्राउंड चेंज करूं तो आपको और बेटर दिख जाएगा, ठीक है। उतार लो इसे, मुझे बोल देना जैसे ही उतार लो आप, जैसे ही बोल देना मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है ना। ये टाइम सही है या सुबह वाला ज्यादा सही था? ये ज्यादा सही है ना तुम्हारे लिए? ये टाइम सही है। सुबह तो कईयों की क्लास छूटती है, तुम में से यार। अब वो ठीक था, लेकिन तुम्हें पता है मैं 3 क्लास लेके आया हूँ, उसके बाद चौथी क्लास आज की है मेरी। ये 4 नंबर की क्लास है, 5 बजे से क्लास ले रहा हूँ सुबह से। अभी कुछ दिन तो यही टाइम एडजस्ट करो फिर।
अब देखो जिसकी फीस बाकी हो फीस कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया क्लास यहाँ पे लेते हुए, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कल से क्लास को एप्लीकेशन पे शिफ्ट करना। हो गया। अब देखना इसके आगे है ना, कंप्लीट है। चलो फटाफट कर लो यहाँ तक कंप्लीट, फिर आगे करते हैं। अच्छा क्या कह रहे हो कि उस वाले बेस से कितना पीछे है, उसमें वाई पैरामीटर हो गया, वाई पैरामीटर चल रहा है, जेड तो कंप्लीट हो गया पूरा कंप्लीट, वाई पैरामीटर चला था उसने आज। उस वाले बेस से पीछे हो, उसमें वाई पैरामीटर चल रहा है ना, एक क्लास का डिफरेंस मान लो। आ जाओ आ जाइएगा आप देखना। हाँ जी सुनो, देखो रे, सबका ध्यान बोर्ड पर, अब देखिएगा। कल की क्लास मैंने अभी ढाली नहीं, ढाल दूंगा मैं ना, ठीक है ना, डाली नहीं, डाल देंगे आज। चलो देखो अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे देखो ना, समीकरण 7 व 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो जैसे ही अपन ने इसको मैट्रिक्स रूप में लिखा, तो देखो क्या क्या आता है। हाँ जी सुनना, इधर है V1 और V2, तो ये लीजिएगा V1 और V2। इधर है I1 और I2, इधर आएगा Z11, इधर आएगा Z12, इधर आएगा Z21, इधर आएगा Z22। सॉल्व कर लो। V1 बराबर इसका इससे गुणा करो, फिर प्लस इसका इससे गुणा करो, पहला इक्वेशन आ जाएगा। V2 बराबर क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब सही है, क्लियर ही चल रहा है ना, दिख रहा है ना ये। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है दिखने में। जब लिखोगे तब मैं आप चेंज कर दूंगा इसे ना, क्योंकि अभी व्हाइट के आगे जस्ट में आऊंगा ना तो ये धुंधला हो जाएगा। ठीक है चलो, ये है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। क्या है ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स, देखो Z11, Z12, Z21,
Z22, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, सारणिक के रूप में लिखेंगे। सारणिक के रूप में लिखने पर, सारणिक के रूप में लिखने पर, तो जैसे ही अपन इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा जेड से लिखते हैं, और ये आ जाएगा Z11, Z12, Z21, Z22। और आप इसको सॉल्व कर लो तो डेल्टा Z बराबर कितना आएगा, Z11, Z22 माइनस Z12, Z21। ये ध्यान रखना, ये आपके काम में भी आएगा, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आपके काम में भी आएगा, ठीक है। उतार लो, उतार लो भाई। समीकरण 7 व 8 को मैट्रिक्स रूप में लिख दो। नहीं, अभी कहाँ हो गया जेड प्राचल कंप्लीट, अभी तो डिफाइन कहाँ किया है प्राचल को, अभी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया, अभी तो इक्वेशन बनाई है केवल। हाँ, और उतारो, ऊपर कर लूं। हाँ जी, अभी अपन ने केवल पैरामीटर की इक्वेशन बनाई है, अभी तो पैरामीटर को डिफाइन करना बाकी है, जेड पैरामीटर को। फिर डिफाइन करने के बाद में इसका इक्वेशन से सर्किट बनाना सिखाएंगे, कैसे सर्किट बनता है इसका, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। हो गया, डन, यहां तक कंप्लीट है, कंप्लीट है यहां तक, चलो ठीक है, चलो तो यहां तक हो गया आप लोगों की ये कंप्लीट, ठीक है, कर लिया ना सबने कंप्लीट। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इसके आगे कल अपन इसको डिफाइन करेंगे, इस पैरामीटर को, जेड पैरामीटर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका सर्किट बनाना सिखाएंगे, परिपथ, फिर वाई प्राचल पे ऐसे ही उसके इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका डिफाइन करने का तरीका, फिर उसका सर्किट बनाना, ऐसे ही एच प्राचल में चलेगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल सुबह 8:10 तक स्टार्ट कर देते हैं क्लास, जहां तक है, मतलब 8 बजे वहां पीछे फ्री होके आके फिर कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ ना, 8, 2, 8, 3 जब भी आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।